गुड इवनिंग साथियों। जो बच्चे 2025 में क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमने मैथ्स का ये रिवीजन सीरीज की शुरुआत की थी। इस क्रम में ऑलरेडी एक चैप्टर बहुपद क्लास 10 का हो चुका है। सबसे पहले हम लोग जो बीजगणित के टर्म हैं, जो अलजेब्रिक हैं, उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बहुपद, उसके बाद अभी जो चलेगा हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति वगैरह वो खत्म करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग का बहुपद ऑलरेडी इसमें हो चुका है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पे चलेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और वो रैखिक हो। मतलब रैखिक करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी चर है उसका घात कितना होगा, मैक्सिमम एक। इसमें घात कितना है, एक। इसमें भी घात कितना है, एक। चर कितना है, दो। एक एक्स और एक बाई। तो दो चर है, घात एक है, यानी रैखिक हो गया। और ये क्या है, समीकरण है। तो ये क्या हो गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हमारा जो यहाँ पर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। तो अब सीखेंगे इसके बारे में कैसे मान निकालना वगैरह। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं मानक रूप पे। मानक रूप पे एक मिनट, पहले हम लोग आते हैं मानक रूप पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी ये पहले पढ़ चुके हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ पर दो चर हमारे पास एक्स और वाई और ए बी सी, ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। और जहाँ ए और बी यानी कि जो हमारे पास चर मान का जो गुणांक है, एक्स और वाई का जो गुणांक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी बराबर नॉट जीरो। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, आगे इसका हल भी हम लोग निकाले थे। हम लोग सीखे थे कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इस तरीक़ा से, 2x प्लस 3 इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। और ये इसमें एक ही चर है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x का मान आ जाएगा मेरे पास -3/2। ठीक है, और ये इसका सिर्फ एक ही मान आएगा, मतलब x का कोई और मान यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये क्या है, इसका अद्वितीय हल है, केवल और केवल एक हल है, कोई और दूसरा इसका हल नहीं है। तो ये हम लोग देखे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण में। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका हल भी हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में निकालने के लिए सीख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेकों हल होता है। ये समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 15। इसको सॉल्व किए, इधर जीरो ला दिए, 2x प्लस 5 माइनस 15 बराबर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब हम लोग x और बाई का मान रख कर देखते हैं। ठीक है, कि कितना हल निकलता है। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो बाई क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 15 माइनस 2x। अब हम लोग मान रखे x का मान जीरो, तो बाई कितना आ रहा है भाई 15। यहाँ पर वैल्यू रख देना है, 15 माइनस 2x है ना बाई का मान। तो x का वैल्यू अगर जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो मान आ जाएगा 15। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 13। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4 यानी कि 11। ठीक है, उस तरीक़ा से ये सारा मान हम रखते जाते हैं। तो हम लोग ये भी देख चुके हैं ऑलरेडी कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण जो है उसके अनेकों हल होते हैं, उसके बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म कहने का मतलब क्या होता है, युग्म इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जोड़ा। एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, जोड़ा। और जोड़ा कहने का मतलब क्या हो गया, दो। मतलब यहाँ पर समीकरण का युग्म है, मतलब कितना समीकरण होगा, दो समीकरण होगा। दोनों समीकरण रैखिक होगा और दो चर वाले होगा। ठीक है, तो बस उसी को लिख दिया। देखिए, ये हमारे पास पहला समीकरण है। ये समीकरण का हमारे पास फॉर्मेट था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब दो समीकरण होगा तो एक को a1 कर देंगे, एक को a2 कर देंगे, इसको b1 तो अगले को b2 कर देंगे, एक c1 कर देंगे और c2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, दोनों क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो को साथ में है तो क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, ये उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। जिस तरीक़ा से हम लोग रैखिक समीकरण का हल पढ़े थे, एक चर वाले का, फिर दो चर वाले का, उसी तरीक़ा से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे। देखिए, अगर दोनों समीकरण अलग हो, जैसे ये एक समीकरण है, ये समीकरण अलग हो, तो इसका तो बहुत सारा हल निकल सकता है। ये समीकरण अलग है तो इसका ही बहुत सारा हल निकल जाएगा। लेकिन जब दोनों साथ हो तो हमको एक ऐसा हल ढूंढना है जो इस समीकरण के लिए भी सही हो और वो इस समीकरण के लिए भी सही हो।
ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला हम लोग का मेथड है सॉल्व करने का वो क्या है, ग्राफीय मेथड। ऑलरेडी निर्देशांक ज्यामिति में भी या फिर पहले का बहुपद के क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाया गया है कि ग्राफ से हम लोग पढ़े थे उसमें कि अगर ये पैराबोला आकार पढ़े थे कि एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, एक बार काटेगा तो एक जीरो, उस तरीक़ा से। तो वही आकृति का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसमें हल देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं ग्राफीय विधि से। पहले तो ये समीकरण हमारे पास जो पहला है इसका हल, कि इससे में अगर हम एक्स और वाई का मान निकालें सिर्फ और सिर्फ इस समीकरण में पहले वाले में, तो इस तरीक़ा से मान निकल सकता है, और भी आगे निकल सकता है। हम लोग पढ़ेंगे अनेक हल हो सकता है, तो ये उसका, ठीक है। ये दूसरे वाले समीकरण का ये एक्स और वाई का मान। अब इसको हम लोग ग्राफ पे निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए पहले में एक्स का मान कितना है 2, तो वाई कितना हो जा रहा है 4, ठीक है। एक्स कितना है 5, तो वाई कितना हो रहा है 2। अगर एक्स है 8 और वाई हो रहा है कितना 0। तो पहले हम इस निर्देश को रखेंगे, निर्देशांक को रखेंगे अपना ग्राफ पर, और देखते हैं कौन सा हल हमारे पास बनता है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 2 और 4 का है, ठीक है। देखिए एक्स को 2 बाई 4, ये जो वाला हो गया वो। दूसरा क्या है 5 और 2, तो 5 2 का ये वाला पॉइंट है हमारे पास। एक्स का मान यहाँ पर 5 है और वाई का मान कितना है 2 है। और तीसरा है 8 और 0, मतलब एक्स का मान 8 और वाई का मान 0, ठीक है। ये भी हम लोग देखते थे कि वाई बराबर 0 कब होता है, जब वो एक्स अक्ष पर होता है। तो ये एक्स अक्ष पर है तो वाई क्या हो गया यहाँ पर 0। तो जब हम लोग पहला जो ये हमारे पास समीकरण था उसका पॉइंट्स को लेकर के हम लोग ग्राफ बनाए, तो इस तरीक़ा से एक लाइन हमारे पास बना, ठीक है। उसी तरीक़ा से अब हम लोग दूसरे वाले को लेंगे। इसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए अगर एक्स का मान 6 है तो वाई कितना है 1 है। एक्स अगर हमारे पास 4 है तो वाई कितना है 5/2, 5/2 कहने का मतलब 2.5, ठीक है। अगर एक्स का मान यहाँ पर 2 है तो वाई कितना हो जा रहा है 4 हो रहा है। अब इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पर रखेंगे और इससे बनाएंगे क्या बनता है। तो देखिए 6 और 1 यहाँ पर, ये पॉइंट है यहाँ पर, 4 और 2.5 यहाँ पर है इस पॉइंट पे, और 2 और 4 वापस वही पॉइंट पे। अब अगर इस दोनों रेखा को मिलाया जाए, देखिए ये रेखा था पहले वाला और ये रेखा अभी वाला, दोनों जब मिलाए तो दोनों रेखा अपने आप को इस बिंदु पर काटा। दोनों रेखा अपने आप को इस बिंदु पर काट रही है, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये बिंदु पर ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का जो निर्देशांक है, इसका निर्देशांक क्या है 2 और 4। तो यही इसका हल है, यही इसका हल है। मतलब एक ऐसा हल जो पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण दोनों के लिए ये सही है। हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे, यहाँ पर भी 2 4 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 4। तो जिस बिंदु पर ये काट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, वही क्या हो गया हल। तो ये तो हमारे पास हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको कि हम लोग क्या किए ग्राफ के मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। देखते हैं क्या है ये जो निकला। इस कंडीशन में क्या हुआ कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं क्या कर रही है एक बिंदु पर यहाँ पर कट रही है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक या अद्वितीय हल, जो एक हल हुआ केवल एक, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग अद्वितीय। मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, तो केवल एक हल यानी अद्वितीय हल इसका होता है, ठीक है। और ये जो दोनों समीकरण है वो क्या है, ये अविरोधी समीकरण युग्म है। कौन से युग्म है, अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। ये हो गया ग्राफीय मेथड से पहला एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है वो भी देखेंगे। इसमें भी क्या है हमारे पास ये एक समीकरण और ये 2 समीकरण, दोनों का अगर हम लोग अलग अलग हल निकालते हैं तब तो बहुत सारा हल निकल जाएगा, लेकिन हमको एक ऐसा हल चाहिए जो दोनों के लिए हो। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या है देखिए भाई, यहाँ पर हमने एक्स बाई का मान रख दिया है, ठीक है। बाई यहाँ पर पहला समीकरण में बाई क्या हो जाएगा तो 2 - x हो जाएगा। दूसरे समीकरण में एक्स रखेंगे तो बाई का मान क्या हो जाएगा 4 - 2x/2। अब ये सारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, ये सारा कोऑर्डिनेट हम लोग क्या किए यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। एक्स क्या 0 2, फिर ये पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या है एक्स का मान 2 तो बाई क्या है 0, फिर एक्स है 4 तो बाई कितना है -2, एक्स है 6 तो बाई कितना है -4, ये पहले वाले में। अब इस कंडीशन को हम लोग रखें, देखिए 0 और 2, एक्स का मान 0 कब होता है जब वो बाई एक्सिस पर होता है, ये फिर 2 0 यहाँ पर, फिर तीसरा 4 और -2 यहाँ, चौथा 6 और -4 क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पहले वाले समीकरण का क्या किया हमने ग्राफ बनाया। फिर दूसरे वाला देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट देखिए एक्स 0 तो बाई 2, ठीक है। एक्स 2 तो बाई 0, एक्स का मान 4 तो बाई कितना हो जाता है -2, एक्स अगर 6 तो बाई कितना हो गया -4। आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट वही है, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या है वही है, तो दोनों का बिंदु तो सेम ही होगा ना, दोनों का बिंदु सेम ही होगा। तो जो ये लाइन है ये सिर्फ पहले वाले समीकरण का नहीं है, ये जो लाइन खिंचाया गया दोनों, इसका कोऑर्डिनेट भी, इसका भी निर्देशांक दोनों वही है, इसका भी निर्देशांक क्या है वही है। तो ये जो लाइन है पहला वाला ग्राफ का,
पहला वाला जो समीकरण है उसका हल भी यही लाइन है, दूसरे वाला का भी हल क्या है, यही लाइन है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन, एक लाइन गई, दूसरा लाइन बस उसी के ऊपर रिपीट हो रही है, दोनों लाइन क्या है, समपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को ही वो मिल रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हैं क्या है ये, रेखाएं क्या है, समपाती है, मतलब एक के ऊपर दूसरा पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है, उसको ढक रहा है। तो इस स्थिति में समीकरण क्या होता है, युग्म अनेकों हल हो जाते हैं। क्या होता है इसका, अनेकों हल होते हैं। और ये समीकरण युग्म कैसा होता है, ये संगत समीकरण युग्म होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा के दे देगा, ऐसे पूछ देगा कि बताइए अगर समीकरण युग्म संगत है तो उसका कितना हल होगा। तो भाई संगत है तो उसका क्या होगा, अनेकों हल होगा। कितना होगा, अनेकों हल होगा। हम लोग ऑलरेडी देखें यहाँ पर कि ये जो है चारों का चारों तो हल ही है ना, इसके आगे और भी चाहें तो बना सकते हैं, वो सब क्या होगा, पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, जो इसका निर्देशांक होगा वही इसका निर्देशांक होगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन हम लोग देखें, पहला ग्राफ में इसमें क्या हो रहा था कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, एक पॉइंट पे काटी तो हल कितना हुआ, एक हल हुआ। ठीक है, एक पॉइंट पे काटी तो एक हल हुआ। इस कंडीशन में दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, एक दूसरे को पूरा तरीके से ढक रही है, तो ये तो हर जगह पर तो मिल ही रही है ना एक दूसरे से, तो इसका क्या होगा, अनेकों हल होगा। क्योंकि हमको पता है कि एक रेखा में अनंत बिंदु होता है, तो जब बिंदु अनंत तो उसका हल भी क्या हो गया, अनंत होगा, और रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। देखिए इसमें पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, इसमें भी वही काम करेंगे, पहले समीकरण का हल निकालेंगे एक्स और वाई का, यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई का हल निकालेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर देखते हैं पहले समीकरण का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स जीरो तो बाई दो, एक्स वन तो बाई कितना 1, एक्स का मान 2 तो बाई का मान 0, एक्स का मान 3 तो बाई का माइनस 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 1। ठीक है, अब इसको हम लोग देखें, एक्स जीरो कब होता है, एक्स का मान 0 कब होगा, जब वो बाई एक्सिस पर होगा, यानी कि 0 2। ठीक है, तो एक्स का मान 0, बाई का मान 2 यहाँ पर होने वाला है इस बिंदु पर। ठीक है, फिर दूसरा 1 1, तो एक्स भी 1 बाई भी 1 यहाँ पर है। ठीक है, एक्स का मान 2 और बाई का मान 0, तो बाई 0 कहाँ होता है, एक्स अक्ष पर होता है। अब एक्स का मान 3 और बाई का मान -1, तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पहले वाले से निकाल दिए। दूसरे समीकरण को देखेंगे तो एक्स का मान 0, बाई का मान कितना है 3। ठीक है, एक्स का मान 1 तो बाई कितना है 2, एक्स अगर 2 तो बाई कितना है 1, और एक्स 3 तो बाई कितना है 0। ये चार निर्देशांक इसका है, इसको भी देखते हैं, एक्स 0 बाई 3 यहाँ पर होगा इस बिंदु पर। ठीक है, ये एक्स का मान 1 और बाई का मान 2, ये एक्स का मान 2 बाई का मान 1, और ये यहाँ पर एक्स 3 और बाई 0। ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग लिए और फिर उससे हमने ये मिलाया, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट मिलाया तो भाई ये लाइन हमारे पास तैयार हो गया, दूसरा वाला जो मिला है वो ये लाइन हमारे पास तैयार हो गया। ये दोनों के बीच में क्या है, गैप सेम है, मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं ना, ये दोनों रेखाएं ये एक दूसरे को कभी काटने वाली नहीं है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, पहला वाला क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा वाला क्या था, संपाती रेखा, मतलब एक के ऊपर दूसरा पूरा तरह से मिल रहा है, तीसरा क्या है, समानांतर। क्या है, समानांतर रेखा है जो आपस में कभी मिलने वाला नहीं है, तो जितना बार मिलेगा उतना हल होगा। यहाँ पर एक बार मिला तो एक हल, यहाँ पर हमेशा मिल रहा है तो यहाँ पर अनंत हल, अनेकों हल, यहाँ पर एक बार भी नहीं मिला तो इसका कितना हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, वही देखते हैं कि रेखाएं क्या है, समानांतर हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को मिल नहीं रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। ये समीकरण युग्म कैसा हो गया, असंगत। असंगत है तो कोई हल नहीं मिलेगा, अगर संगत है तो अनंत हल है, और अगर एक दूसरे को काट रही है एक पॉइंट पे तो कितना हल, एक हल होगा। ये 3 कंडीशन आता है ग्राफ के हिसाब से। जब हम लोग ग्राफ से क्या करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं, उसका हल निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ध्यान में एकदम, कि अगर रेखाएं एक बिंदु पर काटी तो एक हल, अगर एक दूसरे को पूरा संपाती है, ढक रही है पूरा तरीका से, तो अनंत हल, और अगर रेखाएं समानांतर है तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, 0 हल होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समीकरण के गुणांकों के तुलना द्वारा हल। समीकरण के गुणांकों का तुलना, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है, तो इसमें गुणांक क्या होगा, हम लोग जो पढ़े कि एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। ठीक है, तो ये अगर 2 समीकरण है तो एक में a1 हो जाएगा, दूसरा में a2 हो जाएगा, एक में b1 एक में b2, एक में c1 तो एक में c2। तो हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे, जो ये गुणांक है ना उसका अनुपात निकालेंगे, और उस तरीका से बताएंगे क्या होता है। जो हम लोग अभी ग्राफ में पढ़े चीज़ वही है, बस हमको यहीं पर से पता कर लेना है कि कैसा होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में हम लोग आते हैं, देखिए a1 बाई a2 बराबर नॉट b1 बाई b2। अगर
एक्स का गुणांक, ये क्या हो गया, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बाई का गुणांक अगर बराबर नहीं है, जैसे मान के चलो ये 2/3 हो गया और ये हो गया 2/5, ठीक है, तो ये दोनों क्या अनुपात बराबर है, नहीं। तो अगर ये एक्स और बाई का अनुपात बराबर नहीं होता है तो वो रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और हम लोग अभी देखे कि प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक बिंदु पर काटेगी तो उसका हल भी कितना होगा, एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होता है। कब, जब एक्स और बाई का क्या है, गुणांक बराबर नहीं आते हैं तब उसका अनुपात, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन कि अगर बराबर हो जाए, मतलब एक्स का अनुपात a1/a2 और बाई का गुणांक क्या होता है b1/b2 और फिर c1/c2, अगर ये तीनों पूरा पूरा बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है, तो भाई जब ये बराबर होगा ना तो हम लोग पढ़े संपाती रेखा, उसमें देख रहे थे कि सारा मान क्या हो रहा था, संपाती रेखा में मान बराबर हो रहा था, तो वही वाला काम है इसमें। क्या हो जाएगा, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ऐसा है तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, संपाती, और अगर रेखाएं संपाती होगी तो उसका अंत कितना हो जाएगा, अनंत हल, यानी कि उसका अनेकों हल हो जाएंगे, ठीक है। पहला कंडीशन, अगर a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, मतलब ये x का गुणांक का अनुपात बराबर नॉट बाई के गुणांक का अनुपात, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक हल। और अगर ये सारे अनुपात क्या है, बराबर है, तो संपाती रेखा हो जाएगी और उस कंडीशन में इसके अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन, अगर x और बाई का जो गुणांक है उसका अनुपात क्या है, बराबर है, एक्स और बाई के गुणांक का अनुपात बराबर है, लेकिन उसके आगे क्या है, वो बराबर नहीं है, उसके आगे बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समांतर हो जाती है। हम लोग ऑलरेडी भी पीछे पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखाएं अगर होगी तो हल कितना हो जाएगा, कोई हल भी नहीं होगा, मतलब जीरो, क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो तीन कंडीशन, पहला a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि एक हल। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर सब बराबर है तो संपाती रेखाएं यानी कि अनेकों हल। तीसरा कि पहला दो को बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर है, और तीसरा बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी और इस कंडीशन में इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ये पहला कंडीशन, यहाँ पर देखो a1 का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और a2 का मान क्या होगा, 3, ठीक है। b1 का मान क्या हो जाएगा, 3, और b2 का मान क्या हो जाएगा, 4। तो खुद देखिए ये अनुपात है 2/3 और ये 3/4, क्या दोनों बराबर है, नहीं। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब रेखाएं कैसे होने वाली है, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इसका हल कितना होने वाला है, एक हल, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इसमें आते हैं ये वाला एग्जाम्पल में, यहाँ पर a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान कितना है, 2, ठीक है। फिर b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, 2, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं c1 का मान कितना है, 2, और c2 का मान 4, 2/4, अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूना 4, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा ना, तो सब क्या आ गया, सब आ गया 1/2, तो सब क्या हो गया, बराबर। अगर सब बराबर हो गया इसका मतलब रेखा कैसे होने वाला है, संपाती, कैसा रेखा होने वाला है, संपाती। जब संपाती रेखा होगा तो कितना हल होगा भाई, इसका अनेकों हल होगा, अनंत बहुत सारा हल इसका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, तीसरा में आ गया ये, इसमें देखिए इसमें a का मान कितना है, a1 का मान 1, a2 का मान कितना है, 2, ठीक है। b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, 2। देखो ये दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा वाला देखना है बराबर है कि नहीं, तो तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, ये 2/6, 2/6, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो तीसरा बराबर है, नहीं, तीसरा बराबर नहीं है। तो पहला दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब कैसी रेखाएं होने वाली है, तो ये होगी, यहाँ पर दिया गया ये समांतर रेखाएं होगी, और समांतर रेखा होगा तो भाई हल कितना होगा, जीरो, हल कितना होगा, जीरो, यानी उसका कोई हल नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन को एकदम याद कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एकदम 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे आते हैं, ये हम तुम्हारे लिए, ये आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क, ये समीकरण को देखिए और इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करके बताइए कि ये कैसी रेखाएं हो रही है। अभी तो जो बताया a1/a2 उसे तो तुरंत पता चल जाएगा, इसको ग्राफ से बनाइए कि क्या होने वाला क्या नहीं, और कमेंट में आंसर दीजिए कि इस रेखाएं कैसी होगी और कितना हल इसका होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बीजगणितीय विधि। देखो भाई अभी हम लोग जो पढ़े वो था ग्राफीय मेथड, कि ग्राफ से बनाएंगे पता चलेगा कि कितना हल होने वाला है, फिर उसी को हम लोग क्या किया, गुणांक का रिलेशन से बता दिया कि कितना हल होने वाला है। अभी हम लोग
ऑलरेडी सॉल्यूशन मेथड जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस हिसाब से आते हैं बीजगणितीय विधि यानी कि अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता क्या है कि एक का मान दूसरे में रख देना। ठीक है, जैसे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 7, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 7 मान के चलो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई 7, और ये y इधर हो जाएगा माइनस में। x बराबर क्या हो गया 7 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, इसी x के मान को हम इसी में धर देते हैं। ठीक है, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई, और ये प्लस वाई पहले से था बराबर क्या हो गया 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बाई बाई खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो गया 7। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दिए, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि इसका इस्तेमाल ये एक समीकरण में नहीं होगा, नहीं तो फिर वैसे ही बराबर बराबर आ जाएगा। ये इस्तेमाल हमेशा क्या होता है तो 2 समीकरण में होता है, जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये पहला हमारे पास समीकरण, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। ये पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। पहले समीकरण में से हम किसी का मान निकालेंगे, चाहे x का या फिर y का, और उसके मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, इससे सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या करना है, पहले हमको समीकरण 1 से क्या कि x का मान निकाल लें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही निकालना है, आपका मर्जी, आप 2 में से भी निकाल सकते हो, समीकरण 2 में से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जरूरी है x का मान निकालना है, मन है तो y का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक का मान निकालना है बस। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में से x का मान निकाला। तो समीकरण 1 था क्या मेरे पास x प्लस वाई बराबर 4। अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकाले तो क्या हो गया 4 माइनस वाई, क्या हो गया 4 माइनस वाई। इसको हम लोग समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, आगे देखिए स्टेप 2। ठीक है, ये पहला स्टेप यहाँ हो गया। स्टेप 2 में क्या किया हम लोग, जो ये हम लोग x का मान निकाले ना 4 माइनस वाई, इसी को हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू का रख देंगे किस में, दूसरे वाले समीकरण में। हम लोग एक सा तो मान निकाले ही थे, तो मान रखेंगे किसमें 2 में। तो समीकरण 2 में क्या किए, x का मान हम लोग रख दिए। x का मान कितना था भाई 4 माइनस वाई आया था, तो 2x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 2 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x का मान क्या रखना है 4 माइनस वाई, तो 2, और ये 4 माइनस वाई हम लोग क्या कर दिए, x का मान रख दिए गुना में, प्लस वाई बराबर 7। सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूना 8, और ये माइनस 2 बाई प्लस वाई बराबर क्या हो गया 7। यहाँ माइनस 2 बाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये 8 चला जाएगा इस तरफ, तो 7 माइनस 8 तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर -1। तो वाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 1। तो समीकरण 1 में हमने x का मान निकाला, और इसी मान को हमने क्या किया समीकरण 2 में रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास y का ओरिजिनल मान निकल गया, मतलब जो मूल उसका हो गया वो हमारे पास निकल गया। यहाँ से y का मान प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, इसी y के मान को हम वापस समीकरण 3 में रख दिए। ठीक है, समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, किसी में भी रख दो, बात बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 3 में हम रख दिए। समीकरण 3 क्या था हमारे पास, समीकरण 3 x का मान आया था बाई 4 माइनस बाई, ये था समीकरण 3। अब इसमें हम लोग क्या किए, बाई का मान धर दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस बाई, यानी बाई का मान 1। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 3। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक समीकरण का एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उसको रख देना है। यहाँ से जब सॉल्व किए क्या आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 3, बाई का मान आ गया 1। हमको तो मान ही निकालना था और ये मान आ गया। तो इस क्रम में हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बहुत यूजफुल है। अगर कहीं पर कोई विधि भूल जाइए तो ये विधि आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो पहला मेथड हमारे पास हो गया प्रतिस्थापन विधि, जिससे हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज गणितीय विधि में ही दूसरा विधि है हमारे पास विलोपन विधि। दूसरा विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट, इसका मतलब क्या हो गया कि क्या करते हैं कि किसी एक को हम लोग खत्म कर देते हैं, किसी एक को हम लोग गायब कर देते हैं, ताकि दूसरे का मान हमको निकल से। अब भाई एक का मान गायब कब होगा, ठीक है, गायब कब होगा, तो इसमें हम लोग उसी चीज़ के बारे में सीखेंगे किस तरीका से होता है जो। ठीक है, तो ये समीकरण हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4, और ये दूसरा समीकरण 2x प्लस 3 वाई बराबर 9। ठीक है, अब गायब करने के लिए ज़रूरी है कि ये किसी एक चर का गुणांक जो है क्या सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर y का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर y का गुणांक कितना है 1। तो या तो एक काम करिए, या तो इस 3 को 1 में ला दो, या फिर इस 1 को 3 में कर दो। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो या तो इस 2 को 1 बना दो, या फिर इस 1 को 2 बना दो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि गुना करना थोड़ा सा आसान होता है, तो हम लोग उसी प्रोसेस का यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हो गया,
ये दोनों समीकरणों में किसी चर मान के गुणांक को हमको समान करना है, ठीक है। तो भाई अब गुना करना आसान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। आप भागा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण में हम क्या किया, एक समीकरण एक में क्या किए, 2 से गुना कर दिए। अब खुद सोचो, समीकरण एक ये रहा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। जब गुना होता है समीकरण में तो दोनों तरफ होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स का गुणांक को बराबर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 2y बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या था हमारे पास, 2x + 3y बराबर 9। हमको क्या किए, इसमें गुना करने से क्या आ गया, ये बराबर आ गया। अगर ऐसा नहीं आता, मान के चलिए कि ऊपर में रहता 2x और नीचे रहता 3x और हमको इसी को बराबर करना है, तो हम क्या करते, ऊपर 3 से गुना कर देते और नीचे हम 2 से गुना कर देते, ठीक है, हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ऑलरेडी बराबर है, तो हमको सिर्फ एक ही समीकरण में गुना करने का जरूरत है, दूसरा में गुना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को फर्दर सॉल्व किए, ये हो गया पहले बात हमारा। अब ये समीकरण में क्या हो गया, एक्स का गुणांक तो सेम हो चुका है, फिर क्या करते हैं कि समीकरण 3 यानी जो नया वाला समीकरण हमारे पास आया गुना करने के बाद, उससे समीकरण 4 को घटा दिए। समीकरण 4 क्या है, वही नया समीकरण जो गुना भाग जो भी करने के बाद आ रहा है वही, ठीक है। अब घटा दिए तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। जब घटाते हैं तो घटाने समय क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो 2x में यहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने क्या कर दिया, साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ 2x प्लस में यहाँ 2x माइनस से घट जाएगा तो भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2y प्लस में यहाँ 2y माइनस में जो था हमने उसको उतार दिया, ठीक है, बराबर ये 8 और -9। यहाँ से हम लोग निकाले तो फिर से y का मान क्या आ गया हमारे पास, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, विलोपन विधि यानी एलिमिनेट कर दिया। किसको एलिमिनेट कर दिया, हम लोगों ने क्या किया, एक्स को विलोप कर दिया, एक्स को हटा दिया तो बाई का मान हमको यहाँ पर निकल गया। अब जो बाई का मान निकला, उसी बाई के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि समीकरण 1, समीकरण 2, 3, 4 जिसमें पुट करना है कर सकते हो। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या किए, यहाँ पर समीकरण 1 में बाई का मान धर दिए। तो समीकरण 1 था क्या हमारे पास, x + y बराबर 4। तो बाई का मान तो हमको पता चल चुका है कि बाई का मान कितना है, 1 है। तो x + 1 बराबर क्या हो गया, 4। यहाँ से x का मान निकल गया क्या, x का मान आ गया यहाँ से 3, ठीक है। तो ये समीकरण का हल हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 1। तो ये दोनों में बहुत ध्यान देना है, इस मेथड का इस्तेमाल भी बहुत होता है, ठीक है। और तो लेकिन सबसे बेसिक मेथड यही है हमारे पास। सबसे बेसिक मेथड क्या है हमारे पास, यही प्रतिस्थापन विधि हमेशा काम देगा। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत बेसिक है, ठीक है। और दूसरा मेथड हो गया हमारे पास ये विलोपन मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम लोग बराबर वाले में यूज करते हैं कि इस तरफ कोई भिन्न है, इस तरफ कोई भिन्न है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बराबर का चिन्ह है तो इसको इधर से गुना करते हैं, इसको इधर से गुना करते हैं। क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग इस क्रम में जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उनको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पता है भाई एक्स का गुणांक क्या होता है, 2 है तो ऊपर a1 नीचे a2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। बाई का हो गया यहाँ पर b1 और b2 और ये c1 c2, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो x का गुणांक कौन है, a1 a2, इसको ढक दो। इसको ढक देंगे तो बच गया क्या यहाँ पर b1/b2 और ये c1/c2। तो क्या करते हैं, ये इसका अंश और इसका हर ये गुना करते हैं इस तरीके से, यानी कि b1 गुना c2, ठीक है, और माइनस ये b2 गुना c1, ठीक है। ये कर दिए गुना और नीचे क्या हो जाएगा, जब ये गुना हो गया तो इसके बाद हम लोग वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो a1 गुना b2 और ये a2 गुना b1, ठीक है, नीचे हो गया। यानी x बराबर क्या हो गया, b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1 और बटे में हो जाएगा a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1। इसको ध्यान में रखना भाई, पहले a उसके बाद b उसके बाद c, तो उसी तरीक़ा से आगे बढ़ना है, ठीक है, उल्टा उल्टा नहीं कर देना है, ठीक है। ये x का मान निकालने के लिए ये हो गया। अगर बाई का मान निकालना है तो इसमें भी वही काम करेंगे। बाई वाला कौन है, ये, तो इसको ढक दो। तो क्या बच गया, क्या बच गया, पहले c, b के बाद तो c आएगा ना, उसके बाद ये आएगा। तो हम क्या कर देंगे, c1 गुना a2 माइनस क्या हो जाएगा c2 गुना a1 और बट्टा में वही चीज़ a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है, लेकिन क्या है कि इसको याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से समझ सकते हैं इसको, लेकिन याद करना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी क्या किया गया है कि ये सिलेबस में हटा दिया गया है, वज्र गुणन विधि क्या गया है सिलेबस में हटा दिया गया है। तो बस इसको एक नज़र देखना है, बहुत ज़्यादा इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 2 मीटर हम लोग पढ़े
ये विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और ये प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सबसे बेसिक है, ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया ये, ठीक है। तो भाई ये HW आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व किसको करना है, तो ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर दिया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है इसको, ये जो क्वेश्चन है, जो दोनों समीकरण है, इसको तीनों मेथड से, पहला जो हम लोग पढ़े विलोपन विधि, ठीक है, उस तरीका से भी इसको सॉल्व करना है। दूसरा हम लोग पढ़े सॉरी पहला क्या पढ़े थे, प्रतिस्थापन, ठीक है, एक हो गया विलोपन, एक हो गया प्रतिस्थापन, और तीसरा हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वज्र गुण विधि। ये तीनों तरीका से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके बताइए कमेंट में कि सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या x का मान आ रहा है, क्या y का मान आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ध्यान रखना है और जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। ये इसके बारे में बेसिक हम लोगों को कहाँ पढ़ना था, क्लास 9 में, और बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन वही क्लास 10 में डिटेल्स में पूरा आया है, और अच्छा खासा क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके जो ये जो बताएं यहाँ पर ना, ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब डायरेक्ट सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है, बहुत आता है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्लास 10 का परीक्षा का सीरीज में ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो भी चैप्टर होगा, मेरे ख्याल से समांतर थ्रेड ही आगे है यानी AP, तो वो उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति हम लोग बहुत तेज़ी में इसको सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि 15 जनवरी तक, या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो 26 जनवरी तक सारा सिलेबस जो है हम लोग रिवीजन कर चुके होंगे। उसके अलावा जो भी 10th का बिहार बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन निकाला है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर समय बचा और डिमांड रहा तो हम लोग NCERT के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।